हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज आप लोग को रेलवे मंत्रा में वेलकम करता हूं। और अभी मैं आप लोग को सेट नंबर 4 कराने जा रहा हूं। ठीक है, सेट नंबर 4 जो कि ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। सेट 4, ठीक है। चलिए, सेट 4 है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। चलिए, क्या किया जाना चाहिए। पहला मतलब कि कोयला और पेट्रोलियम कैसे बचेगा, जो बताइए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ, देखिए। तो फर्स्ट नंबर क्या बोला गया, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या ये सही जवाब है? और दूसरा ऑप्शन, सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है? चलिए, मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है? चलिए आइएगा 4 नंबर में, सार्वजनिक परिवहन या कार पूल का उपयोग, समझे, नहीं करना चाहिए। क्या कौन सही है? क्या ऐसा काम करे कि जिससे मेरा कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण के लिए सही है, जो बताइए। तो बोलिएगा कि यदि हम एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करें तब भले बच सकता है। क्यों? यदि हम लोग एयर कंडीशन और हीटर ज़्यादा चलाएंगे तो बिजली ज़्यादा खपत होगा। बिजली किस चीज़ से बनता है? बोलिएगा कोयला से, ठीक है। और नहीं तो यदि आप पेट्रोलियम का मान लिए कोई जनरेटर लाए हैं तो और हीटर चला रहे हैं तो पेट्रोलियम माइलेज देगा? बोलिएगा नहीं देगा। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। कोई दिक्कत? यदि सौर कुकर का उपयोग करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इससे। मानव तापदीप्त बल्ब के स्थान पर CFL यूज करेंगे। CFL यूज करेंगे तो मेरा कम बिजली बिल खाएगा, इससे लिए कम कोयला खपत होगा। कोई दिक्कत? ये तो सही जवाब है, जो नहीं होना चाहिए। जो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब इसके बारे में मैं बताता हूँ। चलिए, बोला गया है, देखिए, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हम बचा सकते हैं। ठीक है, इन सिस्टमों को अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोले ना, यदि आप हीटर चला रहे हैं तो उसमें ज़्यादा विद्युत खाएगा, और आप AC चला रहे हैं तो कितना बिजली खींचता है। ठीक है, इसी कोयला या पेट्रोलियम के दहन से प्राप्त होता है। मतलब क्या बिजली होता है, कौची कोयला से बनता है। ठीक है, कोयला से ही भारत में वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, कोयला प्रमुख जीवाश्म ईंधन है। कोयला सबसे प्रमुख जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के लिए निम्न कार्य की जानी चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा का अत्यधिक दोहन करने की क्या प्रगतिशील होना चाहिए। जैसे कि क्या होना चाहिए? सौर ऊर्जा यदि हम लोग यूज करेंगे तो कोयला खर्च होगा? बोलिएगा नहीं। सौर ऊर्जा से हम लोग बिजली बनाएंगे तो कोयला खर्च होगा? बोलिएगा नहीं। यदि सौर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली बिल लगेगा? नहीं, क्योंकि वो तो सूरज से चल रहा है। चलिए, सौर पैनल मतलब सोलर से हम लोग बिजली बनाएंगे तो क्या पेट्रोल या डीजल या इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगा? नहीं। चलिए, पवन ऊर्जा का भी अत्यधिक दोहन किया जाना चाहिए। जैसे पवन ऊर्जा जानते हैं, पवन चक्की टरबाइन। जैसे आप मतलब जैसे बड़े बड़े टरबाइन होते हैं जिससे कि विंड जैसे घूमेगा ना तो उससे चक्का घूमता है और चक्का घूम के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो उससे भी मेरा कोयला का संरक्षण होगा, क्योंकि उसमें कोयला जल नहीं रहा है। समझे? आइए, सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का अत्यधिक उपयोग किया जाना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, मान ली इलेक्ट्रिक व्हीकल हम यूज करते हैं तो उससे कोयला बचेगा? हाँ बचेगा, तेल भी बचेगा, पेट्रोलियम भी बचेगा। देखिए, पहले हम लोग जब बच्चा थे, छोटा छोटा नन्हा नन्हा थे, एकदम छोटा छोटा, तो हम लोग क्या डालते थे, पीला वाला बल्ब 100 वाट वाला। और उसके बाद हम लोग चला क्या, CFL जो आता था 20 वाट का। अब क्या आ गया, LED। अब कितना वाट का आ गया? बोलिएगा 9 वाट का।
सबसे ज़्यादा बिजली ये खाता था। उसके बाद CFL आया, CFL आया तो थोड़ा कम बिजली खाने लगा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया 9 वाट का LED, जो कि और कम बिजली खाता है। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। यदि हम LED यूज करेंगे जिससे कम बिजली खपत होगा, उससे थोड़ा बहुत कोयला बचेगा, समझे। आइए नीचे देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है, पढ़िएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, नीचे दिए गए कुछ कथन है जिसका विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कौन सा होगा जो बताइए। चलिए, कौन सा होगा जो बताइए। क्या बोला गया, क्या डोवेरेनर ने त्रिक नियम दिया था? डोवेरेनर ने त्रिक नियम दिए थे, बोलिएगा। बिल्कुल सही, डोवेरेनर ने त्रिक नियम दिए थे। डोवेराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। बताइए, क्या ये सही है या गलत है, जो बताइए। डोवेरेनर ने त्रिक नियम दिया था, ये तो पता है। और क्या डोवेरेनर जो है वो तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रक्रिया दिया था या नहीं, जो बताइए। जिनमें प्रत्येक 3 तत्व थे, बोलिएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है, कोई दिक्कत। देखिए तो ये सही है, त्रिक नियम यही दिए थे। चलिए, डोवेरेनर, आइए, क्या केवल B सही जवाब। अब आइए देखिए, इसके बारे में समझाते हैं। डोवेरेनर त्रिक नियम दिए थे, इनमें समान गुण वाले 3 तत्व की श्रेणी बनाई गई है। ठीक है, आइए देखिएगा। यहाँ क्या गया, व्यवस्थित नहीं, यहाँ बोला गया समान 3 तत्व वाले श्रेणी बनाई गई, जो कि बढ़ते क्रम में था। ठीक है, चलिए, पहला का गुण और तीसरा का गुण समान होना चाहिए। आइए देखिएगा, 3 समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला गया, परमाणु भार, यहाँ देखिए भारत लिखा हुआ है। अब बोलिएगा कि आप गलत पढ़िएगा। अरे देखिए, गलती किसी से भी हो जाएगी। देखिए ना, बुक में छापा है क्या, भारत लिखा है, यहाँ परमाणु भार होना चाहिए, ये गलत है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिसमें मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु भार पहला और तीसरा का औसत होना चाहिए। ठीक है, देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको जोड़ दीजिए। मान लिए 39 + 7 बटा 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 23, जो कि सोडियम का परमाणु भार है। कोई दिक्कत। चलिए, सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23। चलिए, आइए, सोडियम कितना होता है बताइए तो। Na, यहाँ 11, यहाँ 23। ठीक है, इसको बोलते हैं A परमाणु भार। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। कोई दिक्कत। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, बोलिएगा A माइनस क्या होता है, Z = 11। कोई दिक्कत। चलिए, पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ कैसे क्या निकलता है। जो देखिए, हर एक चीज़ को डिटेल में सीखिए। क्या बोला गया, देखिए पढ़िए तो। दोनों सिरों के तत्वों का औसत परमाणु भार क्या होता है, बताया ना, भी औसत हो जाता है। डोवेरेनर केवल त्रिक नियम के संबंध में ही जानकारी दिए थे। डोवेरेनर क्या दिए थे, केवल त्रिक नियम दिए थे। कोई दिक्कत। चलिए, लीना करे रब से फरियाद, कोई दिक्कत। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहाँ क्या है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, चलिए, ये क्या है, 1 2 3, डोवेरेनर का त्रिक नियम फॉलो करता है। चलिए, इसके बारे में हमको बताइएगा क्या ये लिखा हुआ है, ये इसके बारे में हमको परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों बताइए। देखिए, ये सब बता दिए आपको। हम नहीं याद है, आप टाइप कीजिएगा, मैं बता दूंगा क्या गलत किए हैं, सही किए हैं। देखिए, सब चीज़ मैं बता सकता हूँ, बट बोलिएगा कि बहुत लंबा ले जा रहे हैं। देखिए, ऐसे ही तो वीडियो व्यू नहीं जा रहा है। मैं 1 आवर का वीडियो बना रहा हूँ, जो हो सकता है कि आने वाला समय में सिर्फ 15 मिनट का वीडियो रहे और क्वेश्चन सेम रहेगा, इतना ही। चलिए, इसके बारे में हमको टोटल चीज़ लिख के बताइएगा, क्या होता है, नहीं होता है, बताइए। चलिए, मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिए थे। मोसले क्या दिए थे, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। अब मोसले किस आधार पर व्यवस्थित किया था, संख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए, आइए तीसरा नंबर। निम्नलिखित में क्या बोला गया,
निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? चलिए, पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, जो बताइए क्या है? क्या मेढक है, मृदा है, पुष्प है, कीट है? बोलिए। तो यहाँ तो ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा बी सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत? मृदा, जो कि पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। चलिए आइए, मृदा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। इन तीनों मुख्य श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। चलिए, पहला क्या होता है? उत्पादक। दूसरा क्या होता है? उपभोक्ता, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। आइए देखिए, इस प्रकार से आप पढ़ें, एक ट्रायंगुलर बनता है। यहाँ हो गया क्या? उत्पाद। कोई दिक्कत? यहाँ क्या हो गया? फर्स्ट। यहाँ क्या हो गया? सेकेंड। यहाँ क्या हो गया? थर्ड। यहाँ हो गया हाईएस्ट। चलिए, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया घास हो गया और पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, फर्स्ट में क्या हो गया? बोलिएगा टिड्डा हो गया। देखते हैं, टिड्डा छोटा छोटा, बोलिएगा टिड्डा हो गया। दूसरा में क्या हो गया? बोलिए, मेढक हो गया। कोई दिक्कत? मेढक हो गया, मेढक वगैरह और बहुत सारा छोटा छोटा होता है, केचुआ होता है, ये वो बहुत सारा होता है। तीसरा में क्या हो गया? बोलिए, सांप वगैरह हो गया और भी जो छोटा छोटा जानवर को मार के खाता है। चौथा में क्या हो गया? ये हो गया शेर हो गया, बड़ा बड़ा चीज़ जो कि छोटा छोटा, जैसे खरगोश हो गया, छोटा छोटा चीज़ को मार के खाते हैं। ठीक है, ये सबसे उच्च मांसाहारी हो गया। हमको बताइए, लैंडमान ने क्या नियम दिए थे? और सन से पौधा कितना % एनर्जी प्राप्त करता है, जो हमको बताइए। मैसेज में तुरंत टाइप कीजिए। बोला गया है, लैंडमान क्या बताए थे? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत कौन दिए थे? लैंडमान, जो कि बताए थे कि पौधा सनलाइट से सिर्फ 1% एनर्जी लेता है। क्या बताए थे? 1% एनर्जी सिर्फ लेते हैं। ठीक है, और पौधा से यदि प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है तो 10% एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? मान लिए जैसे कि ये खाया पौधा, जो है ना, यहाँ पौधा के कौन खा रहा है? टिड्डा। तो पौधा से सिर्फ 10% एनर्जी टिड्डा में गया है, समझे? यदि टिड्डा खाया, टिड्डा को कौन खाया? जैसे हो गया टिड्डा खाया, खरगोश खाया या कोई खाया, तो उसमें इसका सिर्फ 10% एनर्जी जाता है, मतलब ट्रांसफ़र सिर्फ 10% एनर्जी होता है। और सनलाइट, यहाँ से सूर्य से जो किरण आ रहा है, इससे पौधा कितना % एनर्जी प्राप्त करता है? 1%। ये नियम कौन दिए थे? लैंडमान ने दिए थे। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत कौन दिए थे? लैंडमान। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? अपघट करता। ठीक है, मतलब जैसे जानवर मर गया, शेर मर गया, तो वो क्या होता है? मट्टी में मिल जाता है धीरे 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 धीरे, उसी को बोलते हैं अपघटन करता। चलिए आइएगा, फिर इसके बारे में बताया गया। क्या बोला गया? पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? अजैविक घटक को 3 भाग में, जैसे अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक के अंतर्गत। चलिए आइए, पहला क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ क्लियर बता रहा हूँ। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जल, लवण, गैस आदि आती है। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यूरिया और क्या होता है? ह्यूम्स आती है। ठीक है, भौतिक के अंतर्गत प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आदि। कोई दिक्कत? पारिस्थितिक तंत्र के शब्द का प्रयोग कौन किए थे? एजी टेंसले। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रयोग कौन किए थे? एजी टेंसले। कोई दिक्कत? नामक वैज्ञानिक कब किए थे? 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग कौन किए थे? एजी टेंसले। कब किए थे? 1935 में। चलिए, अथवा क्या बोला गया? मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। समझे? क्या ऑप्शन यही है जो कि सही है? मृदा एक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे भौतिक, अजैविक संघटक। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? स्थल, वायु, जल आदि सम्मिलित होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, जैविक संघटक क्या है? इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य,
समेत जंतु तथा सूक्ष्मजीव सम्मिलित हैं। ऊर्जा संगठक सौर ऊर्जा, भूमीय तापीय ऊर्जा को संगठन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। चलिए, सूक्ष्मजीवों को वियोजक भी कहते हैं, कोई दिक्कत? सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? वियोजक। सूक्ष्मजीव को क्या कहा जाता है? वियोजक। चलिए आगे क्या बोला गया है? चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? आइए, क्या बताए थे? देखिएगा, एक याद करने का ट्रिक क्या मैं बताया था, आइए मैं बता रहा हूँ क्लियर। काना, कौन सी रखना है? काना, काना, काना। का मांगे अल्मुनियम, जिंक, Fe, Pb, Sn। उसके बाद और क्या होगा जो बताइए? इतना याद रखिए, काना का मांगे अल्मुनियम, जिंक, Sn, Pb। समझे? कोई दिक्कत? काना क्या मांगे? काना का मांगे अल्मुनियम, जिंक, Sn, Pb। और क्या होता है बताइए? H, Cu, Ag, Au। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? बोलिएगा के है। के मतलब पोटेशियम। क्या पोटेशियम कहीं दिख रहा है? देखिए तो, कहीं भी पोटेशियम दिख रहा है आप लोग को? बताइए, पोटेशियम कहीं दिख रहा है? बताइए तो बोलिएगा नहीं, पोटेशियम तो नहीं दिख रहा है, हमको पोटेशियम कहीं नहीं दिख रहा है। इसके बाद क्या है? बोलिए, सोडियम है कहीं? नहीं। तो क्या कैल्शियम है कहीं? बोलिएगा यस, ऑप्शन नंबर डी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? आइए, बोला गया है Ca यानी कि कैल्शियम तत्व का सर्वाधिक अभिक्रियाशील दिए गए विकल्पों में से हैं। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में देखिए वही लिखा हुआ है, क्या बोला गया है? का मांगे अल्मुनियम, जिंक, Fe, Pb, यहाँ पे Sn भी होगा, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, Au। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए Hg नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? के। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? Au। चलिए, कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। चलिए, दूसरा ग्रुप में, पहला ग्रुप में क्या आता है? बोलिए, क्षारीय। और दूसरा में, सेकेंड ग्रुप में क्या आता है? क्षारीय मृदा धातु। कोई दिक्कत? आइए देखिएगा, परमाणु संख्या 20 होता है। प्रमुख अयस्क डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 MgCO3। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3। कोई दिक्कत? चलिए, कैसलाइट CaCO3 क्या होता है? कैसलाइट, ठीक है। इसका रंग ईंट के रंग जैसा लाल होता है। कैसलाइट का रंग कैसा होता है? ईंट जैसा लाल होता है। कोई दिक्कत? आइएगा, अश्वशक्ति, देखिए एक छूट गया, यह अमोनिया में घुलकर गाढ़ा नीला काला विलयन बन जाता है। क्या? कैसलाइट। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, कौन बनता है? कैल्शियम बनता है। यही देखिए, ध्यान रखना है, कैल्शियम के बारे में पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर होता है? एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? बोलिए, 746 क्या होता है? वाट, 746 वाट। कोई दिक्कत? चलिए, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। आइएगा, इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। P बराबर क्या होता है? बोलिए, W/T। शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कोई दिक्कत? F = W cos थीटा। कोई दिक्कत? चलिए, F = PV sin थीटा। कोई दिक्कत? F = V cos थीटा। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, शक्ति के अन्य मात्रक क्या होता है? वाट, मेगावाट, किलोवाट आदि। कोई दिक्कत? चलिए, ये क्या है? 1 मीट्रिक। कोई दिक्कत? 1.34 HP। 1 मेगावाट 10⁶ वाट। कोई दिक्कत? शक्ति का सूत्र क्या होता है? P = V × I, जहाँ पे P को क्या बोला जाता है? शक्ति, V को वोल्टेज, I को धारा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए ना, सब लिखा हुआ है, V को वोल्टेज। कोई दिक्कत? मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, P = V² R। कोई दिक्कत? R को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध।
बी स्क्वायर क्या बोला था, विभवांतर का स्क्वायर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या मानव मस्तिष्क के मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है। मेरुरज्जु कहाँ होता है जो बताइए, क्या मेरुरज्जु यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है या यहाँ होता है। मेरुरज्जु कहाँ होता है जो बताइए। तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। किन्हीं कोई दिक्कत, मेरुरज्जु यहाँ पे होता है स्थित। चलिए आइए, संख्या 4 में मानव मस्तिष्क का मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाया गया है। कोई दिक्कत, मेरुरज्जु की संख्या कितना होता है, 33। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, मेरुरज्जु की संख्या कितना होता है, बोलिएगा 33। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए हमको बना के दिखाइए। ऑप्शन नंबर 2 देखिए लगा हुआ टिक, आंसर लाइए, समझाइए आंसर कैसे आएगा जो। चलिए समझाते हैं, देखिएगा। क्या ये जो ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे पार सकते हैं, कोई दिक्कत। ये जो ए बी है, यहाँ पे ए और जो बी है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है किन्हीं को जो बताइए। यहाँ हो गया कितना, 3 ओम, यहाँ हो गया कितना, 3 ओम, कोई दिक्कत। इस जगह भी हो गया 3 ओम। चलिए, हम लोग क्या जानते हैं, सीरीज का फार्मूला क्या होता है बोलिए तो, R1 + R2, कोई दिक्कत। और चलिए पहले सीरीज वाला को हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से हो जाएगा, कोई दिक्कत। कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 ओम, और एक पैरेलल में दिया हुआ है 3 ओम, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, पैरेलल वाला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2, कोई दिक्कत। चलिए 1/6 + 1/3, कोई दिक्कत। चलिए क्या हो जाएगा, R 1/R1 बराबर, यहाँ हो जाएगा छोतिया 18, ठीक है, यहाँ 3 + 6, कोई दिक्कत। तो क्या आ जाएगा 9/18, यहाँ काटिएगा क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि R1 बराबर, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, मेरा आंसर। कोई दिक्कत। देखिए, एक चीज़ समझाने के लिए मैं आपको पहले फार्मूला बताया सीरीज का, यहाँ देखिए पैरेलल का फार्मूला बताया, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि निकल जाए माइंड से। पैरेलल का फार्मूला बताया, 1/R1 बराबर क्या हो जाता है बोलिए, फार्मूला क्या, ठीक है। चलिए आइएगा, वही समझाया हुआ है, देखिए R1 R2 श्रेणी क्रमबद्ध दिया हुआ है, R3 समानांतर में दिया हुआ है। R नेट क्या होता है, R1 + R2, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, R1 + R2, कोई दिक्कत। चलिए हो गया 6 वाट, उसके बाद क्या बोला गया, 18/9 = 2 वाट। मैं कैसे लाया हूँ, इसके तरह से अलग लाया हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कहीं गड़बड़ हो क्या करना है। और लिंक के नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ रहेगा, समझे, टेलीग्राम लिंक। देखिए मेरा इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं है भाई, बात है क्लियर, मैं इंग्लिश में उतना तेज़ नहीं हूँ, मैं वीक हूँ इंग्लिश में, और एक आध वर्ड मिस्टेक हो जाए लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, गलती माफ़ कीजिएगा आप लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला गया, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है बताइए। पौधा ऑक्सीजन कब बनाता है, पौधा ऑक्सीजन कब बनाता है, बोलिएगा शाम में या फिर सुबह। पौधा ऑक्सीजन कब बनाता है, सुबह मतलब दिन में, बोलिएगा दिन में, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर मेरा बी कहाँ है बताइए, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, कोई दिक्कत। चलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। देखिए टिक मार के हम चाहेंगे तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत, बारे में हम सोचते हैं कि थोड़ा और बता दें। देखिए बुक सबके पास है पर कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। आइए, बोला गया है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन O2 दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्सर्जित होता है, ठीक है। चलिए यहाँ आइएगा, क्या बोला गया है, 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल, मतलब सूर्य की स्थिति में प्रकाश के साथ C6H12O6, कोई दिक्कत, बन रहा है, +6O2 + 6H2O बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन तैयार हो रहा है। चलिए पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, चलिए बोलिएगा, पहला CO2, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश, तीनों चीज़ चाहिए तब प्रकाश संश्लेषण होगा।
यदि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, चलिए, वाष्प के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जो बताइएगा। सपोज मैं, एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है ऐसे, इसमें पानी भरा हुआ है, और एक प्लेट है, इसमें पानी भरा हुआ है। बताइएगा किसमें वाष्प जल्दी होगा और क्यों होगा। चलिए समझें, क्या इसमें वाष्प जल्दी होगा या फिर इसमें जल्दी होगा। बोलिएगा बड़ा वाला में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आइए दूसरा चीज़ मैं बोलता हूँ, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, माइंड में याद रखिए जितना अच्छा रहेगा। मैं एक गिलास लिया, फिर ठीक है, गिलास, छोटा सा गिलास, नन्हा मुन्ना, और एक प्लेट लिया। यदि मैं एक इसमें मैं रखता हूँ क्या, चाय, और इसमें क्या रख रहा हूँ, जो बोलिए, इसमें भी मैं चाय रख रहा हूँ, कोई दिक्कत। क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बस माइंड में मेरा आ गया, मैं पूछ दिया हूँ। बताइए दोनों में से पहले किसका चाय ठंडा होगा। चलिए बताइए, क्या आपको लग रहा है कि चाय प्लेट वाला ठंडा हो जाएगा या फिर चाय गिलास वाला ठंडा हो जाएगा, जो बताइए। गिलास का चाय ठंडा जल्दी होगा या प्लेट का। बोलिएगा प्लेट का। क्यों, क्योंकि उसके पास क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ठीक है, और जल्दी बाष्पित हो रहा है, मतलब उड़ रहा है हवा से। चलिए आइए क्या लिखा गया है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे तीव्र लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रेड कलर में, ठीक है। चलिए, पौधों रात में श्वसन के दौरान उत्पन्न होते हैं, ठीक है, पौधों द्वारा रात में श्वसन के दौरान उत्पन्न होते हैं। चलिए कोई दिक्कत। आइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी अभिक्रिया ग्रेना में तथा अप्रकाशिकी अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा पढ़ाएं आप लोग के, नहीं पढ़ाए हैं अभी। चलिए वो आएगा, मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि फ्री है यूट्यूब पे ही, जो कि बायो का रहेगा, ठीक है, बायो स्पेशल। ये सुबह में आपको आएगा। क्या बोला गया है, ग्रेना, और देखिए मैं आप लोग को कल अभी तक कितना चीज़ पढ़ाया, अस्टोमाटा के बारे में बताया हूँ, ठीक है, अस्टोमाटा के ऊपर एक झिल्ली होता है उसके बारे में बताया हूँ, और फिर क्या बताया हूँ, बोलिए, किडनी के बारे में बताया हूँ। चलिए किडनी के बारे में आज भी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। अवतल लेंस कैसा होता है बताइए, अवतल लेंस कैसा होता है जो बताइए। चलिए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। कौन सा अभिलक्षण निरूपित करता है जो बताइए, बोलिए। क्या उत्तल अवतल लेंस आभासी देगा, वास्तविक देगा, जो बताइए। देखिए उत्तल लेंस हमेशा क्या देगा, बोलिएगा आभासी देगा। आभासी देगा और वस्तु बहुत छोटा बनेगा, आभासी और बहुत छोटा बनेगा। वहीं पे रहता क्या, अवतल लेंस, तो क्या होता, बहुत बड़ा बनता, ठीक है। चलिए आइए मैं बता देता हूँ। एक वस्तु को अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर रखा गया, मुख्य फोकस पर रखा गया है। वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी होगा और अत्यधिक छोटा होगा, छोटा सा। देखिए कैसे बनाया गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से एक लेंस बन गया, कोई दिक्कत। यहाँ हो गया फोकस इस जगह, यहाँ से रे ऐसे गया, कोई दिक्कत। चलिए, और इस जगह से ऐसे पार हो रहा है। आइए कहाँ बन रहा है देखिएगा, इस प्रकार बन रहा है, कोई दिक्कत। इधर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। चलिए आइए, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं छोटा होगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा मैं बता दिया हूँ। आइए, लेंस के क्षमता, लेंस के मतलब क्या होता है, एसआई मात्रक शक्ति डायोप्टर, कोई दिक्कत। धूप चश्मा का कितना मतलब पावर होता है, बोलिए। 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर या 0 डायोप्टर। लेंस धूप चश्मा का पावर कितना होता है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक तथा आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए अभी हम किसके बारे में बता रहे थे, अवतल लेंस के बारे में। आइए अब उत्तल लेंस के बारे में बता रहे हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं।
यदि वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र के फोकस के बीच में रखा होता है तभी प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के पीछे, ठीक है, कहाँ बनता है। मान लिया वस्तु यहाँ है, अब इमेज यहाँ बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत। चलिए, आधार वर्धित प्राप्त होता है, कोई दिक्कत। चलिए, क्या लिखा हुआ है, विद्यालयों में यौन शिक्षा को देने के महत्व के उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। चलिए बताइए, यौन शिक्षा के बारे में विद्यालय में बताया जा रहा है, उसके बारे में कुछ दिया गया है जो बताइए। पहला ऑप्शन क्या है, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोरियों एक दूसरे के मजाक उड़ाने लगते हैं। चलिए, क्या ये सही है या गलत है। विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना, यौवन के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञान, किशोरियों को यौन शोषण से बचाने के लिए सहायक। क्या किस लिए ध्यान दिया जा रहा है जो बताइए। यौन शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है तो किस लिए बताया जा रहा है। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन के समझे जानकारी को और मजाक उड़ाइए, क्या इसके लिए दिया जा रहा है, या फिर विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे देखते हैं तो बोला जाता है कि जैसे देखिए पीरियड में मतलब मंदिर नहीं जाना है, ये सब मिथ होता है, पहले से चलता आ रहा है, ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, इसके बारे में दूर करने के लिए, या फिर यौवन अवस्था के दौरान परिवर्तन के बारे में ज्ञान देना चाहिए। किसके लिए दिया जा रहा है जो बताइए। ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा, इसलिए दिया जा रहा है कि आप मजाक नहीं उड़ाइए, ठीक है। जैसे देखते हैं कि कोई मोटा हो गया तो उसको मजाक उड़ाता है, इसीलिए ये सब बताया जाता है। किसी को हाल में कुछ दिन पहले देखे होंगे कि किसी के बारे में कि इसको मोच हो गया लड़की को, तो मजाक नहीं बनाया जाए, इसके लिए इसको यौन शिक्षा के बारे में स्कूल में बताया जाता है। चलिए आइए, बोला गया क्या पढ़िए। विद्यालय में यौन शिक्षा देने के महत्व के उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया। गलत विकल्प, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोरों को एक दूसरे को मजाक उड़ाने लगते हैं। समझे, कोई दिक्कत। चलिए बताए ना, गलत विकल्प चयन कीजिए। देखिए ये सब तो सही है, बोले ना मिथ के बारे में, यौवन अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में, किशोरियों की यौन शोषण से बचाने के लिए बताया जाता है कि आप शोषण ना हो। समझे, सिर्फ यही एक है जो कि गलत चयन है कि आपको मजाक न उड़ाइए, ठीक है, ये गलत है। आइए क्या बोला गया है, देखिए, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपित करता है। चलिए, कौन सा कर रहा है जो बताइए, भोजन को सही निरूपित करता है। ये तो क्लियर नहीं दिख रहा है जी, हमको भी नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जाइलम होता है ना, वो एक दिशीय कार्य करता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, मतलब वो एक दिशा में सिर्फ कार्य करता है। मतलब कि जाइलम का एक ही काम है, क्या, जल मतलब नीचे से ऊपर ले जाना, ऐसे ऐसे हर एक जगह जल ले जाना। कोई दिक्कत। देखिए पिक्चर क्लियर नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ। जाइलम का कार्य क्या, जड़ से जल ऊपर तक ले जाना। कोई दिक्कत, ऐसे 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 ऐसे, कोई दिक्कत। और फ्लोएम का क्या काम है, खाना बना ऊपर नीचे भी ले जाइए और ऊपर भी ले जाइए, मतलब हर एक भाग में पहुंचाना, तभी ना पेड़ वृद्धि होगा जी। तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम में ऐसे भी रहेगा लाइन और फ्लोएम में ऐसे ही रहेगा। पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऐसे भी होगा बना हुआ और ऐसे ही बना हुआ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। क्लियर नहीं है पिक्चर, इसके लिए सॉरी। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही जवाब होगा। बी कहाँ है, बी यहाँ, मतलब 3 नंबर फोटो में देखिए, 3 नंबर में। कोई दिक्कत, मैं क्लियर बता दिया हूँ। फ्लोएम के बारे में पूछा गया है। फ्लोएम मतलब द्विदिशात्मक कार्य करता है, ऊपर भी ले जाता है खाना ऊपर बना तो नीचे भी पहुँचाता है, उसका वही काम है। जाइलम मतलब जाइलम सिर्फ जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है। अब ऊपर जल कहाँ से आएगा बताइए, ऊपर मतलब भगवान इनसे जल आ रहा है, डायरेक्ट ज़मीन पे गिरता है, ज़मीन के द्वारा ऊपर चढ़ता है। चलिए क्या बोला गया, आइए। फ्लोएम द्वारा भोजन की गति का सही निरूपण चित्र 3 द्वारा किया गया है। फ्लोएम पौधे की
जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। बताया ना, फ्लोएम मतलब पत्ती भोजन बनाया तो सबको देगा ना भाई, क्या अकेले खा के एक ही पत्ता बढ़ जाएगा? ऐसे थोड़ा ना होता है। यदि ऐसे होता तो एक पत्ता इतना बड़ा हो जाता है, एक पत्ता इतनी बड़ा था। मतलब पत्ता मिल के खाना बना रहा है तो अकेले नहीं खाएगा, सभी को देगा। किले भाई बा सब मिल के खाएंगे, समझे? तो सब मिल के जब खाएगा तो सब बढ़ेगा, इसलिए पूरा पेड़ बड़ा होता है। चलिए, क्या बोला गया है देखिए, पहुंचाता है। यह एक संचालक ऊतक है, यह पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। कौन? फ्लोएम। फ्लोएम सामान्यतः रूप से 4 तत्वों का बना होता है। फ्लोएम कई तत्व का बना होता है? 4 तत्व का। चालनी, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम मृदु ऊतक। यह पादप का जटिल स्थायी ऊतक है। चलिए, ये क्या है? स्थायी ऊतक है। आइए, क्या बोला गया? निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? हेक्सेन का कौन सा संभावित समावयव नहीं है? ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। क्या है? डाई एथिल पेंटेन। समझे? मतलब कि दूसरा नंबर कार्बन पर एक कार्बन और लटक जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, मतलब 2 मिथाइल पेंटेन। देखिए क्या है, ये क्या हेक्सेन है, मतलब 6 कार्बन, कोई दिक्कत? यहाँ क्या देखिए, तो दूसरा कार्बन पर एक और कार्बन लटक गया, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 मिथाइल, मतलब तीसरा कार्बन पे अटका है। यहाँ देखिए, दूसरा कार्बन पे 2 गो कार्बन और लटक गया, तो डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, IUPAC नेम है। चलिए, इसी प्रकार 5वां नंबर है, वह कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, समायव कहलाता है। ठीक है, अल्केन। अल्केन का क्या होता है? बोलिए। 2n⁻⁻4 + 1, जहाँ n कार्बन का परमाणु की संख्या है। ठीक है, आइए, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? सहसंयोजिक यौगिक सामान्यतः कौन सा गुणधर्म मतलब क्या होता है? प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए बताइए। सहसंयोजिक, यह कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता है। समझे? यह कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता है। चलिए, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलयकों में विलय लेकिन जल में अविलय होता है, कोई दिक्कत? यही गुण गलत है। ये गुण क्या है? गलत है। तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी फलस्वरूप बनने वाले बंधन को सहसंयोजी बंधन कहा जाता है। चलिए, मीथेन का सूत्र दिया हुआ है C2H6। चलिए, क्या लिखा हुआ है जो बताइए। क्या होता है? CnH2n, कोई दिक्कत? जहाँ C बराबर 2 तो H बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 3n होना चाहिए, तब ना 6 होगा। सहसंयोजिक यौगिकों को निम्न गुण क्या होता है? बताइए। यह कमजोर बंध होता है, कोई दिक्कत? सहसंयोजी यौगिक ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, चालक नहीं होता है। समझे? यह सामान्यतः आयतन नहीं बनाता है, यह संरचनात्मक यौगिक होता है। चलिए, आइए फिर क्या आ गया डोबेरेनर के बारे में। डोबेरेनर के त्रिक नियम उपलब्धि क्या थी? अणुओं के परमाणुकता के अध्ययन करने का पहला प्रयास, तत्वों के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास। चलिए बताइए कौन सा होगा? बोला गया तत्वों के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही जवाब है। चलिए, इसके बारे में कुछ सीखिएगा। क्या बोला गया? डोबेरेनर के त्रिक नियम उपलब्धि तत्वों के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यमान से जोड़ने का पहला प्रयास था। ठीक है, क्या बोला गया? इन्होंने 3-3 की श्रेणी का निर्माण किया, जिसमें से मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, चलिए,
आप इसको जरूर याद कर जाइए, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया? तत्वों को आधुनिक समय के प्रथम बार व्यवस्थित करने का पहला प्रयास डोवेरेनर ने किया था। न्यूलैंड का अष्टम मतलब 8 भारतीय संगीत सुरों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, ठीक है। न्यूलैंड की आवर्त सारणी महत्तम क्या है? कैल्शियम तक पालन करता है। पहला तत्व क्या था बोलिए? पहला तत्व हाइड्रोजन, लास्ट तत्व थोरियम, टोटल 56, लागू कैल्शियम तक। कोई दिक्कत? फास्ट में बता रहा हूँ, देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। दो माध्यमों को पृथक करने वाला इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश की किरण का मार्ग नीचे दिया गया है। चित्र में दर्शाया गया माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक के बराबर होगा। चलिए, जो सापेक्ष रहेगा वो नीचे रहेगा, जो सापेक्ष रहेगा वो नीचे रहेगा। सापेक्ष क्या है? यहाँ देखिए सापेक्ष क्या दिया हुआ है? बी। तो मतलब सापेक्ष कौन है? तो ए के सापेक्ष है, बी के सापेक्ष मतलब बी नीचे होगा। चलिए, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन क्या हो जाएगा? साइन 45, क्योंकि ए ऊपर है, साइन 45 और साइन 30 डिग्री। 45 का मान क्या होता है बोलिए? 1/√2। यहाँ हो जाएगा 1/2। क्या इस प्रकार लिख सकते हैं? 2/√2। यहाँ से काटिएगा क्या हो जाएगा? √2। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या हो गया? √2। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब। चलिए, जो सापेक्ष रहेगा वो नीचे रहेगा, क्या होगा? आइए देखिएगा, सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, ठीक है। ए का अपवर्तनांक पूछा गया है, √2 हो गया। कैसे काटे हैं जो दिख गया आप लोग को, बोलिए। साइन 45 और 30, 1/√2 मान है साइन 45 का, 1/2 मान है साइन 30 का। चलिए, क्या बोला गया? किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई 1 है और प्रतिरोध R है। चलिए, उसी पदार्थ के निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? चलिए, क्या होता है? क्या बोला गया? किसी दिए गए पदार्थ का एक तार की लंबाई क्या है बोलिए? L बराबर 1 और प्रतिरोध R है, ठीक है। उसी पदार्थ के निर्मित पहले वाले तार की लंबाई कितना कर देना चाहिए? 3। मतलब पहले 1 था, अब 3 हो गया। चलिए, और एरिया कितना हो गया बोलिएगा? एरिया हो गया लंबाई 3 गुना और 2 गुना हो गया एरिया, ए बराबर 2। तो R इक्वल टू क्या होता है? ρ×L/A। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो L के जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे और A के जगह 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, हमको निकालना क्या था बोलिए? क्या निकालना था बताइए? क्या निकालना था? प्रतिरोध। कोई दिक्कत? देखिए, किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए निकल गया ना, कहीं पे है ना, सही लिखा ना जी? 3/2 कहाँ है? यहाँ है, सेम निकला हुआ है। बोलिए, इसको मैं समझाऊँ या फिर बता दिया ऊपर जो सही है? चलिए, वही चीज़ लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। क्या ये सही है? आइए, किसी क्या बोला गया? क्या बोला गया? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की 2 गुना पर बनता हो। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित हो। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है। चलिए बताइए कौन सा सही है, जो बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जिसका क्या, ये क्या है? एक और है ऑप्शन, 1 सेकेंड, 4, 1 2 3, ये देखिए यहाँ के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ के बाद लिखा हुआ है। चलिए, जिसका प्रतिबिंब फोकस की 2 गुनी दूरी पर बनता हो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जो बताइए। क्या बोलिए? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस क्या होता है? किसी प्रतिबिंब अनंत पर होता है, ठीक है। जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है, पहला सही है। और आइए, क्या होगा? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी के दुगना होता है। नहीं, गलत जवाब। आइए तीसरा, आइए,
किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति जिसकी वस्तु अनंत पे हो। बिल्कुल सही जवाब। आइएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्या लिखा गया है? ध्यान से पढ़िएगा। आइएगा, लेंस के संबंध में सही कथन। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है। कोई दिक्कत? मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है, उसका मुख्य फोकस होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसका वस्तु अनंत पर होता है। कोई दिक्कत? अनंत पे वस्तु है, यहाँ पे आ रहा है रे, बन रहा है दूसरा फोकस। चलिए, ये लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला देखिए, आपको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक, ऐसे मत याद कीजिएगा। ये उल्टा लिखा हुआ, इसको उलट के लिख दीजिए। 1/f = 1/v - 1/u। कोई दिक्कत? वही मैं लिखा हूँ। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए, आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। बिल्कुल गलत जवाब। चलिए, कोई भी दो चुंबक बल रेखा प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही जवाब। आइए, यदि चुंबकीय बल रेखा बंद सतत वक्र है निर्मित करती है। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 1 और 3 कहाँ है? ये सर कोई ऑप्शन ही नहीं, तो मतलब हम गलत बता दिए क्या? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में, मतलब ये तो गलत बताए थे आपको हम। ठीक है, कभी ये तो सही हो गया और ये सही हो गया, मतलब 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आइए, चुंबक के बारे में लगातार 2 दिन से हम बता रहे हैं कि ध्यान से पढ़िएगा कि नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है। कोई दिक्कत? और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। ये दोनों हमेशा पैरेलल रहता है, कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिएगा। चलिए, एक वृत्त के रूप में बनाता है, जब भी बनाता है तो वृत्त के रूप में, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है? बोलिएगा। एंड पॉइंट पे बीच में एकदम 0 होता है। कोई दिक्कत? चलिए, यही सब लिखा हुआ है। चलिए, पहला पढ़िएगा। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखा कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। चुंबकीय बल रेखा बंद सतत वक्र बनाता है। बोले ना, ऐसे बनाएगा वक्र। कोई दिक्कत? चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक वक्र रेखा जिस पर इकाई ध्रुवीय प्रबलता गमन करती है। चुंबकीय बल रेखा उत्तर से निकलती है और दक्षिण में जाती है। उत्तर से ध्रुव से बाहर निकलती है और तथा दक्षिण में प्रवेश करती है। बोले ना, ऐसे निकलता है, ऐसे जाता है। कोई दिक्कत? आइए, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल 0, ZERO 0 बन जाइए हीरो पढ़ के। कोई दिक्कत? चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। कोई दिक्कत? ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल। बोले ना, एक लड़का, क्या बोला गया? प्रबल, तथा इसे दूर निर्बल क्या होता है? कमजोर हो जाता है। कोई दिक्कत? आइए, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु, एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितना होगा? बताइए, लेंस और फोकस के बीच की दूरी कितना होगा? लेंस और पर्दे के बीच की दूरी बोलिए। क्या करता है? फोकस करता है। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके, चलिए देखिएगा, 2 प्रकार का लेंस बना देता हूँ। एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। एक दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि दूर से आ रहा है रे, यहाँ बन रहा है। कोई दिक्कत? इस प्रकार से। एक आ रहा है कहाँ? ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ बन रहा है, एक फोकस पे बन जाता है। कोई दिक्कत?
चलिए, यहाँ हो गया F1, यहाँ हो गया F2, ये हो गया ओरिजिन पोल। बताइए, लेंस और पर्दे, मान लिए लेंस यहाँ है, पर्दा कहाँ है, यहाँ, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत, यहाँ भी F है, लेंस और पर्दे के बीच में फोकस दूरी, कोई दिक्कत है तो बताइए। पर्दे पर फोकस करता है, फोकसन है जी दूरी। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके दूरस्थ वस्तु को एक स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर फोकस करता है। क्या करता है, फोकस करता है। क्या बोला गया, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी, लेंस और बोले ना, लेंस पर्दा यहाँ पर है, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, बोलिएगा F बोलते हैं, मतलब कि R/2 बोलते हैं। कोई दिक्कत, चलिए वही लिखा हुआ है। फोकस दूरी क्या है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव, वस्तु दूरी नेगेटिव। कोई दिक्कत। प्रतिबिंब वास्तविक क्या होता है, बड़ा पॉजिटिव। प्रतिबिंब आभासी होता है नेगेटिव। लेंस का आवर्धन क्षमता माइनस क्या होता है, लेंस का V/U और मिरर का -V/U। प्रतिबिंब बटा दूरी क्या होता है, आवर्धन HI/HO। सब याद रखिएगा। चलिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव निगेटिव निगेटिव। चलिए, जितना ज़्यादा बार बोलिए उतना याद रहेगा। नीचे दी गई तालिका में पौधे और जंतुओं की संरचना का कार्य व्यवहार के बीच में अंतर को दर्शाया गया। कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, चलिए बताइए। क्या है, गलत के बारे में बताना है। पौधे अचल रहते हैं, क्या ये सही है या गलत है, बोलिएगा सही है। चलिए, या गलत है जो बोलिए। प्राणी भोजन साथी श्रेय की तलाश में भटकते हैं, बिल्कुल सही है। या गलत है जो बताइए। क्लियर बताइए, कौन सा कथन गलत दर्शाया गया है। अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, बिल्कुल सही है। इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं पौधा का, क्या ये सही है, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत है तो बताइए, या गलत है। अरे यार, बुड़बक वाला काम करता है। पौधा का कि खाली एक पत्ता बढ़ता है, बोलिएगा नहीं। यही ना गलत हुआ बॉस, यही तो मैं बता रहा हूँ। पौधा चलता है, बोलिएगा नहीं, तो सही है। प्राणी खाए लगी दर दर साला, सॉरी, खाने के लिए चोरी करता है, क्या नहीं करता है बताइए। खाने के लिए चोरी करता है, लड़ाई करता है, ये करता है, वो करता है, सब चीज़ तो खाने के लिए भटकता है। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, हम लोग ह्यूमन बॉडी में सभी जीवित होता है। हाथ बढ़ता है, कान बढ़ता है, नाक बढ़ता है, सब पार्ट्स बढ़ता है। इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, बोलिए गलत है ना। चलिए आइए, पौधे एवं जंतुओं के संरचना, एक अंतर दिया हुआ है। पादप अचल रहता है, अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, मतलब सब में जान नहीं होता है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तथा उत्पादक है। इनमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। ये ऑक्सीजन का उत्पादक होते हैं। चलिए, भोजन अस्थायी आश्रय की तलाश में भटकते हैं। कौन भटकते हैं, जंतु भटकते हैं, गाय भैंस इंसान। अधिकांश ऊतक जीवित होता है, अधिक ऊर्जा का आवश्यकता होता है। इनकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। ये उपभोक्ता हैं जो पादप पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। कोई दिक्कत। इनमें निश्चित अवधि के बाद वृद्धि रुक जाता है। जैसे कि कोई इंसान बड़ा हो गया, मतलब 30 साल, तो उसका सब पार्ट बढ़ते रहेगा, तो करना है तो बड़ा हो जाएगा भाई, घूमने लगेगा, ऐसे से होगा, फिर नहीं बढ़ेगा। एक समय आता है जहाँ पे जाके बढ़ना रुक जाता है। चलिए, ये ऑक्सीजन के उपभोक्ता होते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। पेड़ पौधा छोड़ता है, इन्हें कि तुम लोग छोड़ देना रात में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, उत्तर का चयन कीजिए। पहला, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है, बिल्कुल सही। या गलत जो बताइए। कोई पदार्थ अपचयित हो रहा है तो क्या उसे ऑक्सीजन त्याग करना कहते हैं, हाँ या ना, बोलिए। बिल्कुल सही जवाब। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। चलिए, यदि कोई पदार्थ
देखिए ना, अपचयित हुआ कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। यही कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो अपचयित हुआ कहा जाता है। यहाँ पे देखिए त्याग कर रहा है, यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, मतलब दोनों सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आइए, दोनों कथन सही है। देखिए, यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तो अपचयित हुआ कहा जाता है, और हाइड्रोजन का ग्रहण करता है तो अपचयित कहा जाता है। कोई दिक्कत, जैसे कि ऑक्सीजन का त्यागना रिडक्शन, ऑक्सीजन का ग्रहण करना ऑक्सीडेशन, यही ना बताएं जी। हाइड्रोजन का ग्रहण होता है क्या, रिडक्शन। हाइड्रोजन का त्याग ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनों का त्याग, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ऑक्सीडेशन। त्याग करना ऑक्सीडेशन, ग्रहण करना रिडक्शन। ऑक्सीजन का संख्या कम हो जाता है किसमें, रिडक्शन में। ऑक्सीजन का संख्या में वृद्धि होता है। चलिए, विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, संख्या में कमी। विद्युत ऋणात्मक संख्या में वृद्धि होता है ऑक्सीडेशन में। चलिए आइएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के शामिल सही रासायनिक क्रिया बताइए, क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या बोला जाता है, जो बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 प्लस H2O। कोई दिक्कत है तो बताइए, CaOCl2 प्लस H2O। आइए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइस CaOCl2 निर्माण होता है। कोई दिक्कत। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। यह एक पीले सफ़ेद रंग का कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन के समान ही तीक्ष्ण गंध होता है। किसमें, ब्लीचिंग पाउडर में। चलिए, इसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन हेक्सेन क्लेवर विधि या वैक्यूम संयंत्र विधि द्वारा किया जाता है। चलिए, इसका उपयोग कपास, लिनन एवं कागज के विरंजन के लिए, पेयजल कीटनाशक रहित करने के लिए, क्लोरोफॉर्म के उद्योग में किया जाता है। आइए, निम्न में से कौन सा प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। चलिए, क्या करता है, फर्न। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। बीजाणुओं का उपयोग फर्न करता है। चलिए आइएगा, इसके बारे में पूरा बताता हूँ। फर्न में प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है। बीजाणुओं द्वारा जनन अलैंगिक जनन की विधि है। बीजाणुओं द्वारा चल बीजाणु मुक्त होकर सामान्य पादप की तरह जीवित व्यतीत करने लगते हैं। म्यूकर राइजोपस फर्न। अलैंगिक जनन क्या होता है, हाइड्रा या मुकुलन, मतलब हाइड्रा मुकुलन, ईस्ट मुकुलन। कायिक प्रजनन क्या होता है, गुलाब अंगूर। खंडन द्वारा अस्पायरोगायरा और यूलेथ्रिक्स। विखंडन द्वारा जीवाणु और यूग्लिना। कोई दिक्कत, विखंडन द्वारा जीवाणु और यूग्लिना। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बोलिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। कोई दिक्कत, बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। यहाँ ऑप्शन क्या है जी, बताइए। सी है, यहाँ ऑप्शन सी है, यहाँ ऐसे है। आइएगा, एक जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। जिसकी कुंडली सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है तो कुंडली प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। एसी जनित का कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पे कार्य करता है। इसमें एक सर्पी वलय लगा हुआ होता है। एसी जनित ऊर्जा को परिवर्तित किस रूप में करता है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत धारा तापीय प्रभाव का नियम किसने दिया था, जूल ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कौन दिए थे, फैराडे ने दिए थे। चलिए आइए, मिलान मिलाना है। चलिए, लाल पत्ता गोभी क्या होता है, बताइए। लाल पत्ता गोभी क्या होता है, बोलिएगा। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक होता है, ठीक है। आइए, और क्या बोला गया, मिथेल ऑरेंज क्या होता है, अम्ल क्षार सूचक। प्याज और लौंग घ्रन सूचक। चलिए आइएगा, इसके बारे में बताते हैं। लाल पत्ता गोभी क्या होता है, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। मिथेल ऑरेंज अम्ल क्षार सूचक। प्याज और लौंग घृणा सूचक। चलिए, लिटमस पत्र अम्लीय माध्यम में रंग क्या होता है, लाल। और क्षारीय माध्यम में नीला। लाल पत्ता गोभी क्या करता है, अम्लीय में लाल होता है और क्षारीय में हरा हो जाता है। यदि हल्दी के साथ पीला हो जाएगा और लाल भूरा हो जाएगा क्षारीय के साथ। हाइड्रोजनी फूल का पौधा क्या होता है, नीला और
क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। चलिए, गंध युक्त में वनीला, प्याज, लौंग अम्लीय माध्यम में गंधयुक्त तथा क्षारीय माध्यम में गंधहीन हो जाते हैं। चलिए, BRB चलिए 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 क्या होता है? बेस ब्लू लिटमस को किस लिटमस में चेंज करता है, जो बताइए, बोलिए। लाल को ब्लू कर देता है या ब्लू को लाल कर देता है? बेस जो होता है रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है, रेड को ब्लू कर देता है। चलिए, यही मैं बताया हूँ। थैंक्स। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज रीजनिंग आने वाला है, पहला सेट रहेगा रीजनिंग का, देखिएगा कैसा मैं बता रहा हूँ रीजनिंग। ठीक है, धन्यवाद।